चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक्स में भारत बेल्जियम के बीच सेमीफाइनल मुकाबला जारी है। भारत मैच में 2-1 से आगे है। वहीं आज भारत गोल्ड या सिल्वर मेडल जीत सकता है, तो भारत के पास 41 साल बाद मेडल जीतने का मौका है। तो भारत वर्सेस बेल्जियम हॉकी सेमीफाइनल जारी है। टीम इंडिया को 2-1 की लीड है। बता दें, हरमनप्रीत और मनदीप ने गोल दागे हैं। बताया जा रहा है कि सबसे पहले बेल्जियम ने पहला गोल किया और उसके बाद हरमनप्रीत ने पहला गोल भारत की तरफ से किया। उसके बाद मनदीप ने एक और गोल किया, जिसके बाद भारत 2-1 की लीड से आगे है। तो भारत वर्सेस बेल्जियम हॉकी सेमीफाइनल मैच जारी है। यह मुकाबला बेहद अहम है भारत के लिए। 41 साल बाद भारत को मेडल जीतने का मौका मिला है। तो दोनों ही टीम अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है, अपने बेस्ट देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बेल्जियम की अगर हम बात करें, बेल्जियम ने इस पूरे ओलंपिक इस बार के टोक्यो ओलंपिक कैरियर में अब तक एक भी मैच नहीं हारा है। दोनों ही टीम 2-2 की बराबरी पर अब पहुंच चुकी है। अपडेट मिल रहा है, बेल्जियम ने दूसरा गोल कर दिया है। तो इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दोनों ही टीम अब 2-2 की बराबरी पर आ चुकी हैं। बेल्जियम ने दूसरा गोल दाग दिया है। तो भारत वर्सेस बेल्जियम हॉकी सेमीफाइनल मैच में एक और अपडेट मिला है। भारत और बेल्जियम अब बराबरी पर आ चुके हैं। 2-2 गोल दोनों ही टीमें कर चुकी हैं। तो भारत के पास 41 साल बाद मेडल जीतने का मौका है। आज भारत गोल्ड या सिल्वर मेडल जीत सकता है। तो इस मैच के अपडेट आपको दे रहे हैं। भारत वर्सेस बेल्जियम हॉकी सेमीफाइनल मैच जारी है। टीम इंडिया और बेल्जियम की जो टीम है, दोनों ही अब 2-2 की बराबरी पर आ चुके हैं। दोनों ही टीम 2-2 की बराबरी पर है। तो आज पुरुष हॉकी सेमीफाइनल मैच चल रहा है, भारत वर्सेस बेल्जियम, और इसमें अब दोनों ही टीमें 2-2 की बराबरी पर आ चुकी हैं। बता दें, बेल्जियम ने अपना दूसरा गोल करके दोनों ही टीम अब बराबरी पर आ चुकी हैं। तो टोक्यो ओलंपिक के 12वें दिन पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत और वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम के बीच मैच जारी है। पहला गोल खाने के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की थी। 2 गोल के साथ भारत लीड पे था और एक बार फिर बेल्जियम ने टेक ओवर करते हुए दोनों ही टीमें बराबरी पर आ चुकी हैं। 2-2 की बराबरी पर दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। तो इस मैच से पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि ये मैच में कांटे की टक्कर दोनों ही टीमों में देखने को मिल सकती है। दोनों ही टीमों को अपना अपना बेस्ट देना है, क्योंकि सेमीफाइनल मैच है और इस मैच के पर ही आधारित है मेडल जीतने की जो भारत की 41 साल की एक तरह से कहा जाए इंतजार है भारत का। दोनों ही टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं और आज भारत को 41 साल बाद मेडल जीतने का मौका मिल रहा है। रायपुर से खबर, जहां आज गौसेवा आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारी शपथ लेंगे। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे और नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलवाएंगे। तो गौसेवा आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारी आज शपथ लेंगे और इस कार्यक्रम में वर्चुअली सीएम भूपेश बघेल जुड़ेंगे। बता दें, सीएम निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। महंगाई से परेशान छत्तीसगढ़ के लोगों को एक और करंट लगा है। बिजली की दरों में 6% की बढ़ोतरी कर दी गई है। विद्युत नियामक आयोग इस बढ़ोतरी को बिजली कंपनियों के घाटे को पूरा करने के लिए जरूरी बता रहा है, तो वहीं बीजेपी ने इसे आम जनता पर बोझ बताया है। लगातार महंगाई से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के लोगों को एक और झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।
नए टैरिफ प्लान में बिजली दरों में 6% यानी 47 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। ये नई टैरिफ दर 1 अगस्त से लागू होंगी। नई दरों को लेकर जुलाई महीने में नियामक आयोग ने जन सुनवाई की थी। नए टैरिफ प्लान के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये बढ़ोतरी 1000 यूनिट पर 690 रुपए के आसपास होगी। गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंपों में ऊर्जा प्रभार पर छूट 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। मुरमुरा मिलों को ऊर्जा प्रभार से छूट मिलेगी। ऑक्सीजन प्लांटों को भी राहत दी गई है। कपड़ा टेक्सटाइल मिलों को भी राहत दी गई है। मशरूम उत्पादकों को भी राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग टैरिफ 5 रुपए प्रति यूनिट रखा गया है। 5000 से ज्यादा बिल का भुगतान ऑनलाइन होगा। 3 साल तक के तो कोई वृद्धि हुई नहीं। अगर हम इस बार में नहीं बढ़ाते तो लगातार कभी फ्यूचर में एक साथ ही बढ़ाना पड़ता, तो उसको ध्यान में रखते हुए मध्यम मार्ग लिया गया है ताकि जनता पे भी लोड ना पड़े और हमारी जो कंपनियां जो लागत लगाई हैं उसका भी संभाल वो लोग कर पाएँ। तो लगभग 6% की वृद्धि हुई है ऑल कैटेगरीज में। उसको औसत आप मान सकते हैं 37 पैसे के करीब पड़ता है। ये वृद्धि हमने करी है। इधर इस बढ़ोतरी से विपक्ष खुश नहीं है। बीजेपी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को जनता पर बोझ करार दिया है। कोविड काल में महंगाई पर हल्ला मचाने वाली कांग्रेस सरकार से अब बिजली दरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। देखिए, ये सरकार लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने में लगी हुई है। ऐसे समय पर राज्य सरकार के द्वारा एक तरफ तो 200 यूनिट बिजली का बिल माफ करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ 6% बिजली का बिल बढ़ाना, और वो भी कोरोना से अभी लोग उभरे नहीं है। ये लोगों के ऊपर में अन्याय है, अत्याचार है, उनका शोषण है और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। नियामक आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में बिजली वितरण कंपनी को लगभग 9000 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया था। बिजली दरों में औसतन 6% की बढ़ोतरी से इस घाटे की भरपाई हो जाएगी। पिछले 2 साल से बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होने से लगातार लागत मूल्य की मार बिजली कंपनियों पर पड़ रही थी। ऐसे में बिजली दरों में बढ़ोतरी को सरकार जरूरी बता रही है, लेकिन ये बढ़ोतरी विपक्ष के लिए एक मुद्दा तो बन ही गया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के कहर के चलते लगभग 1.5 साल बाद छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले। बच्चे उत्साहित थे कि अब वो स्कूल में जाकर पढ़ेंगे, लेकिन पेंड्रा से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो शर्मसार करने वाली हैं, जहां पहले ही दिन बच्चे बर्तन धोते नजर आए। प्राइमरी स्कूल में बच्चियों से गंदे बर्तन धुलवाए गए। बच्चों को शिक्षक के आदेश पर यह काम सौंपा गया। स्कूल के शिक्षक से जब बात की गई तो उनका जवाब भी कम नहीं था। उनका कहना है कि रसोइया को जल्दी थी, लिहाजा उसकी मदद करने के लिए बच्चों से बर्तन साफ कराए जा रहे हैं। बर्तन आप लोग मांजे हो। हालांकि अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पर बच्चों से काम कराया जा रहा है, बर्तन मंजवाया जा रहा है। एक नहीं ढेरों बर्तन रखे हैं उसके सामने। क्या कहेंगे आप? नहीं, अपने रसोइया है वो लोग कर रहे थे, तो बोले मैंने थोड़ा हड़बड़ी है, थोड़ा कर देते हैं करके। तो छोटे छोटे बच्चे लोगों से काम कराया जा रहा है, आज शाला प्रवेश मनाया जा रहा है और इस तरह से काम कराया जा रहा है, कितना गलत मानते हैं आप? नहीं, बच्चों से अगर नहीं करवाते हैं सर, वो सहयोग है मांगा वो। तो सामने तो अभी तो बच्चे कर रहे थे, काफी देर से बच्चे कर रहे थे। हमने पूछा है बच्चों से, तो बच्चों ने भी बताया कि हम लोगों को ओट्टी सर ने बोला है काम करने के लिए। नहीं, सहयोग है मांगे रसोइया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से खबर, जहां संवैधानिक आयोग में अध्यक्ष पदों में नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बाल संरक्षण अनुसूचित जनजाति आयोग के खिलाफ एक याचिका दायर हुई है। आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति के खिलाफ ये जनहित याचिका दायर की गई। तो याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक व्यक्तियों को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए और आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति के खिलाफ ये जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। तो संवैधानिक आयोग में अध्यक्ष पदों में नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर हुई है। बाल संरक्षण अनुसूचित जनजाति आयोग के खिलाफ ये याचिका दायर की गई। वहीं याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक व्यक्तियों को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। खबर बालोद से है, जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने नगाड़ा बजाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम के गीत गाए।
दरअसल प्रदेश में खाद की कमी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और नगाड़ा बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे थे। बीजेपी नेताओं का कहना था कि वो पहले भी ज्ञापन और चर्चा के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही, जिसके चलते अब उन्हें नगाड़ा बजाना पड़ रहा है। बहरी सरकार को जगाने के लिए आज नगाड़ा लेकर पूरे बालोद जिले के हर मंडल में 5-5 जगह जा रहे हैं और हर मंडल के 5-5 जगह में जहां पे खाद नहीं है वहां हम मांग कर रहे हैं अधिकारियों से कि भूपेश बघेल तक हमारी बात को पहुंचाए। इस बहरी सरकार को सुनना पड़ेगा और किसानों के हक में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसानों को खाद देना अनिवार्य है और उसको खाद तत्काल प्रदाय किया जाए। कवर्धा में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने ही रोक लिया। वहीं नाराज प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय का मेन गेट भी बंद कर दिया, जिससे अधिकारियों को आने जाने में खासा परेशानी हुई। दरअसल जिले में 2 साल से नया राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है, जिससे 40,000 से ज्यादा लोग राशन कार्ड के लिए नगर पंचायत और जनपद पंचायतों का चक्कर लगा रहे हैं। खाद्य विभाग की लापरवाही के चलते 40,000 से ज्यादा लोग राशन कार्ड से वंचित हैं। साथ ही पंडरिया नगर पंचायत में शराब दुकान को स्कूल से कुछ ही दूर खोलने जा रही है और जिसके विरोध में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राशन कार्ड कोई पेंडिंग नहीं है, पात्रता के आधार पर जारी किया जाता है। एक परिवार में एक ही राशन कार्ड जारी होता है। अलग अलग परिवार तोड़ के राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, बीपीएल राशन कार्ड, जिसको बनाया नहीं जाता पात्रता के आधार पर। पात्र है तो उनका निश्चित तौर से बन रहा है, बनते रहेगा। आज हम लोग प्रमुख रूप से जो हमारे ग्रामीण एरिया से आने वाले लोग हैं जिनको 2 साल से राशन कार्ड नहीं दिया जा रहा है, राशन कार्ड उनका आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद भी नहीं बनाया जा रहा है, जिसके निराकरण के मांग को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि आप ग्रामीणों की बात सुने और उनका तत्काल राशन कार्ड जारी करें। इधर जशपुर के टांगर गांव में लोगों ने स्टील प्लांट के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने प्लांट बनाने से पहले ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया। ग्रामीणों ने न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा का नारा तेज कर दिया। वहीं प्रदर्शन के दौरान पहुंचे पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने कहा कि भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हम स्टील कंपनी को अपनी जमीन पर नहीं घुसने देंगे। बता दें कि स्टील उद्योग के खिलाफ 10 गांव एकजुट हो गए हैं, जिसके चलते 4 अगस्त को होने वाली कलेक्टर की मीटिंग भी स्थगित करनी पड़ी। ये हम लोग का ये अपना जीवन साथी है, हमारे साथ जो अन्याय करेगा उसके साथ ये न्याय करेगा। इसके लिए ये हम लोग का सुरक्षा के लिए है जी। जो हमारे साथ जो कोई भी अन्याय करना चाहेगा उसके साथ, इसके साथ हम लोग न्याय करेंगे, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं हैं और नारी शक्ति पूरा एक है। और क्या बोलते हैं, नारी शक्ति को अभी हम लोग देखे नहीं है अभी तक। ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं दिया गया है और जो भी दिया गया है वो ग्राम पंचायत बैठक का प्रस्ताव दिया गया है। जो मासिक बैठक होता है उस प्रस्ताव को हम लोग दिए हैं। ग्राम सभा का हम लोग का देने का विचार नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है जसपुर जिला में ही नहीं, हमारे टांगर गांव नहीं, पूरे जसपुर जिला में ही हम लोग जो है ना उद्योग नहीं चाहते हैं जो पर्यावरण को दूषित करे। महापंचायत वगैरह कुछ नहीं है, आपस में गांव के लोग तो मिलते जुलते ही हैं। गांव के अंदर के लोग अगर नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेगा। तो लोग आपस में बैठे हैं और जन सुनवाई स्थगित हो गया, इसलिए वो लोग आपस में बात करने के लिए आए। ये यहाँ पर उद्योग नहीं लगने देंगे, ये 10 पंचायत के लोगों ने आम सहमति बनाई है। और आप देखिए, अब हमारे साथ सभी सरपंच खड़े हैं। इधर बिलासपुर में सिम्स के 316 कर्मचारी हड़ताल पर गए। हड़ताल के चलते अस्पताल का काम भी प्रभावित हुआ। अस्पताल में भर्ती 700 मरीजों के इलाज में मुश्किलें आईं, तो सिम्स कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। बता दें, कल 316 कर्मचारियों ने हड़ताल की और जिसके चलते 700 मरीजों के इलाज को भी यहां पर मुश्किलें सहनी पड़ी, लोग परेशान हुए।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 236 नए केस सामने आए हैं। वहीं 234 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। रायपुर में 17, दुर्ग में 11, बलौदाबाजार में 87 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर कोरबा में 24, कांकेर में 14 तो कोरबा में 24 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के 1918 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज जारी है। तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ में आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बलौदाबाजार में 87 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें, दुर्ग में विस्फोट हुआ था, 70 नए मरीज मिले थे और अब बलौदाबाजार से भी खबर मिल रही है 87 मरीजों की पुष्टि यहां हुई है। तो एक बार फिर यहां पर संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने नक्सल समस्या पर बड़ा खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में नक्सलियों की मौजूदा रणनीति का जिक्र है। ये रिपोर्ट कुछ ऐसे तथ्यों पर भी रोशनी डालती है जिसने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ा दी है। क्या है ये रिपोर्ट और क्यों बढ़ गई है चिंता, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के पास इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जनताना सरकार की पाठशाला चल रही है, जहां नक्सली बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। लेकिन ये पाठशाला ही अब सुरक्षा बलों के लिए चिंता बन गए हैं। दरअसल इन पाठशालाओं में छोटे छोटे बच्चों को नक्सली गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा है। नक्सली स्कूलों से जुड़े बच्चे नक्सल इलाकों में जवानों की गश्ती की रैकी करते हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि बच्चों को बंदूक चलाने, आईईडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ट्रेनिंग भी इन स्कूलों में दी जा रही है। एकदम साउथ बस्तर इलाका में या बुजमाल इलाका में कुछ क्षेत्र में जो नक्सल का जो मोपोसा स्कूल जो बोलते हैं, जो मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल होते हैं, उसके एक फुल फ्लेज स्कूल नहीं होते हैं। वो किसी इस इलाका में जो बालक बालिकों को अपना विचारधारा का प्रभाव लेने के लिए उनके खुद के सिलेबस होते हैं, उसको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इलाका में जो प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स को जो हमने प्रारंभ कर लिया है, कई साल से बंद पड़ा स्कूल्स को भी अभी पूरा चालू हो गई। इन सब परिस्थिति के कारण से जो नक्सल के जो मोपोसा स्कूल जो बोले जाते हैं वो भी काफी हद तक मतलब समाप्त की ओर है। और आने वाले समय में जल्दी इस टाइप का जो गैर कानूनी विधि विरुद्ध जो नक्सल संगठन है उसके गतिविधि का हम लोग अंकुश लगाने की पूरी कोशिश करें। नक्सली संगठन ऐसे बच्चों की तलाश में रहते हैं जिनके माता पिता की मौत हो गई है या फिर बच्चे का परिवार उसका खर्च उठाने में सक्षम ना हो। ऐसे बच्चों को नक्सली संगठन का हिस्सा बना लिया जाता है, जिसे बाल संगम कहते हैं। ऐसे बच्चे नक्सली संगठन यानी बाल संगम का सदस्य बनकर सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारियां नक्सलियों को देते हैं, जिससे नक्सली मोर्चे पर सुरक्षा बलों को काफी नुकसान होता है। पहले हम लोग छोटे बड़े को मिला के करते थे। बाद में क्या वो ग्राम रक्षक दल बनने के बाद क्या हो कि उनको अलग अलग रखे थे। बच्चे लोग छोटे छोटे ना एक कट्टा रह जाते, फिर कुछ ना कुछ गलती करने का अवकाश ज्यादा रहती है, इसलिए उनको दूरी बना के रखना जरूरी है। लेकिन दोनों करते हैं, बच्चे लोग भी, छोटे लड़की हो लड़का दोनों को कराते हैं। उन लोग एक स्कूल बिल्कुल लेते कि खाली ऐसे संगठन बना के छोड़ने से या एजुकेशन नहीं हो पाती है, तो उनके स्कूल भी खोले थे, स्कूल में भी कुछ पढ़ाते हैं हम लोग। वहीं विपक्ष का आरोप है कि नक्सली इलाकों में सरकारी स्कूल व्यवस्था पुख्ता नहीं है। नक्सली इसी बात का फायदा उठाकर बच्चों को संगम के नाम पर जोड़ते हैं और भविष्य के नक्सली तैयार कर रहे हैं। राज्य सरकार के माध्यम से नए नए तरीके से नवाचार किए जा रहे हैं, योजना बनाई जा रही है, लेकिन वो कागजों में चल रही है। चाहे वो बंदूक की गोल हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, मोहल्ला क्लास हो, इन सब में बच्चों की स्थिति नगण्य है। और जो उपस्थिति होनी चाहिए वो लगभग 5% है। जो सरकारी आंकड़े हैं वो अलग हैं। हमारे बच्चे आज कहीं ना कहीं से वो नक्सलियों के मुखबिरी के रूप में काम कर रहे हैं, रेकी का काम कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए और उनकी शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए, उनके भविष्य की चिंता करनी चाहिए। नक्सल समस्या को देश में कई दशक बीत गए, लेकिन अब तक सरकारों के पास इनसे निपटने का कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है। और शायद इसी के चलते नक्सली भी अपनी रणनीति में बदलाव कर
सुरक्षा बलों को हर संभव टक्कर देने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। अपराध और फिर उसके प्रायश्चित की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन दंतेवाड़ा के एक गांव की वो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो उम्मीद बढ़ाने वाली है। नक्सलवादियों के इस सबसे बड़े गढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने उस स्कूल को एक बार फिर से बनाया जिसे उन्होंने नक्सली रहते हुए विस्फोट से उड़ा दिया था। कहते हैं अगर गलती का प्रायश्चित कर लिया जाए तो फिर वो गलती नहीं रह जाती। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए ये कुछ ऐसा ही मौका है। दंतेवाड़ा जिले के मासापारा का ये स्कूल भवन है जिसे नक्सलियों ने ब्लास्ट कर उड़ा दिया था और स्कूल में पढ़ाई लिखाई भी बंद हो गई थी। जब इन नक्सलियों ने सरेंडर किया तो दंतेवाड़ा कलेक्टर ने इस स्कूल भवन को उन्हीं नक्सलियों से बनवाया जिन्होंने इसे ध्वस्त किया था। इतना ही नहीं, इस स्कूल भवन का लोकार्पण कर उसमें बच्चों की पढ़ाई भी शुरू करवाई। सर, जो स्कूल हमने ध्वस्त किया था वही हम बनाना चाहते हैं, तो इसकी तत्काल स्वीकृति दी गई और जुलाई के माह में इसकी स्वीकृति मिल गई थी और अक्टूबर तक इन्होंने स्कूल बना के तैयार कर दिया था। तो जिस स्पीड से इन्होंने स्कूल बना के तैयार किया, ये इस क्षेत्र के लिए विकास का एक जो है सफलता की कहानी है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है अब विकास चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं। नवीन प्राथमिक शाला मासापारा, इसका जो है शुभारंभ भी हुआ है, मानपूर्वक सबको प्रवेश कराया गया है। दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी 3 किलोमीटर पैदल चलकर खुद गांव पहुंचे और बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाया और उन्हें ड्रेस और किताब कॉपी भी भेंट की। नक्सली आतंक से जूझ रहे इस गांव के लोगों के लिए ये अवसर काफी खास था। आज स्कूल खुल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग का गांव में खुल रहा है। तो आज स्कूल खुल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग का गांव में खुल रहा है। तो गांव के बच्चे अब गांव में पढ़ पाएंगे? करोगे सर, छोटे बच्चे यहाँ पढ़ेगा, बड़े बच्चे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। आप चाहते हैं गांव के बच्चे बढ़े? नहीं, आधा बच्चे लोगों का ना बड़े था, उन लोगों का ना जब यहाँ पर स्कूल में था उन लोगों का ना फेल हो गए सर। अब लड़के पास हो जाएंगे? यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होगा तो यहाँ पास हो जाएगा सर। लाल आतंक के गढ़ दंतेवाड़ा से अक्सर दर्द की दास्तानें ही सामने आती हैं। ऐसे में ये खबर वाकई उम्मीद बंधाने वाली है। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज,